हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। एक बार फिर से आप लोगों का वेलकम करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लासेस पे। तो चलिए, आज का हमारा जो केमिस्ट्री का क्लास है वो ऑब्जेक्टिव का क्लास होगा। तो आप सारे बच्चे वीडियो में अंत तक बने रहेंगे, कोई भी बच्चे वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि आज हम लोग काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्नों को इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के नज़रिए से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो आज का देखिए हमारा टॉपिक जो हम लोगों ने इसके बुक सॉल्यूशन को पढ़ा था, वैद्युत रसायन यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यानी लेसन 3 के इसके हमने बुक सॉल्यूशन को पढ़ लिया था। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं लगभग में वो पढ़ेंगे, और वो भी बिना ऑप्शन के। ठीक है, तो आपको एग्जाम में तो ऑप्शन दिख जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग ऑप्शन को नहीं रखेंगे, डायरेक्ट इसके आंसर को जानेंगे और याद करने का और नोट्स बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए, जो भी बच्चे हमारे चैनल पर न्यू हैं सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें मिल पाएगा। और जिन बच्चों ने हमारे लर्निंग ऐप को डाउनलोड नहीं करा है वो अभी जाकर डाउनलोड करके हमारे क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको 10th 11th और 12th की पूरी तैयारी घर बैठे कराई जाएगी। तो चलिए बात करते हैं आज के हमने पहले प्रश्न की ओर। देखिए, आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो कह रहा है, एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा बराबर होगा, मतलब किसके बराबर होगा। देखिए, ये 2017 में ये बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, कह रहा है क्या क्वेश्चन कि एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा बराबर होगा, किसके बराबर होगा। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, 1 ग्राम समतुल्य के बराबर होगा। तो आप सारे बच्चे इस तरह से लाइन वाइज क्वेश्चन को याद करते जाइएगा, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, नोट्स बनाना होगा तो जो भी बच्चे बना लेंगे इसका सारा, क्योंकि ये सब टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है जी। ठीक है, तो ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, 1 ग्राम समतुल्य के बराबर होगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, एकदम आराम आराम से इस टॉपिक को हम लोग क्लियर करेंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि विलयन में विद्युत का संचालन करते हैं, क्या करते हैं या कौन करते हैं, विलयन में जो है वो विद्युत का संचालन करते हैं। आपको एग्जाम में इस तरह से भी पूछ सकता है कि विलयन में विद्युत का संचालन कौन करता है। आपको ऑप्शन भी दिया जाएगा 4, तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे टिक करना है वैद्युत अपघट्य। ठीक है, विलयन में जो है विद्युत का संचालन कौन करता है, तो वैद्युत अपघट्य करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर, तीसरे नंबर की ओर। तीसरा देखिए हमारा कह रहा है कि किसका ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक है। 4 ऑप्शन आपके सामने रहेगा, Mg, Al, Au, इस तरह से। तो आपको टिक करना है Mg। ठीक है, यानी मैग्नीशियम का किसका ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक होता है। तो ये 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपको ऑप्शन में जैसा ही Mg दिखेगा उसको टिक लगा देना है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा भी देखिए हमारा काफ़ी अच्छा प्रश्न है। ये कह रहा है हमारा कि जलीय घोल में हाइड्रोजन किसे अवकृत नहीं करेगा। किसी जलीय घोल में हाइड्रोजन जो है वो किसे अवकृत नहीं करेगा। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा Fe3+ को। ठीक है, अवकृत का मतलब हो गया उसे हटा नहीं पाएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, Fe3+ को। ये देखिए 2018 में ये पूछा गया इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे बढ़े, याद रखेंगे सारे बच्चे, Fe3+ को वो अवकृत नहीं कर सकेगा या करेगा। अगला क्वेश्चन पांचवा हमारा है, वो कह रहा है जल, ये वाला देखिए, विलयन की चालकता समानुपाती होती है, किसके समानुपाती है। किसी विलयन की चालकता जो है वो किसके समानुपाती होती है। तो राइट आंसर क्या होगा, आयनों की संख्या के। ठीक है, किसी विलयन की चालकता जो है वो उसके आयनों की संख्या के क्या होती है, समानुपाती होती है। ठीक है, काफी इजी था ये। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे जो छठा नंबर क्वेश्चन है वो काफी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए कितना बार ये एग्जाम में पूछा है, 2013, 2015, 2016। ठीक है, प्रश्न को पढ़ते हैं हम लोग, समझते हैं इस टॉपिक को। कह रहा है देखिए 96,500, ठीक है, 96,500 कूलाम विद्युत धारा CuSO4 के घोल में मुक्त करती है। ठीक है, कितना मुक्त करती है, कितना ग्राम Cu। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 31.75 ग्राम Cu घोल से क्या करती है, मुक्त करती है। याद रखेंगे सारे बच्चे, अच्छे से समझेंगे। कह रहा देखिए फिर से पढ़ रहे हैं, 96,500 कूलाम विद्युत धारा जो है वो CuSO4
CuSO4 के घोल से कितना ग्राम Cu मुक्त करती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 31.75 ग्राम Cu मुक्त करती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 7वें नंबर की ओर। 7वां नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है, देखिए ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है जी, तो आप सारे बच्चे इस पर कमेंट बॉक्स में लिख कर हमें बताएंगे। यहाँ पे देखिए हमारा प्रश्न कर रहा है इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। ठीक है, कहीं कहीं बच्चों को दिखेगा -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और राइट आंसर भी हमें वही होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए माइनस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो ऋणात्मक होता है, तो हमारा यहाँ पे चलिए हाँ दिख रहा होगा आप सारे बच्चे को। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। चलिए हम थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन का बात रहे, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन के बारे में कहें तो वहाँ पे हम लोग लिखेंगे -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अगर प्रोटॉन की बात रहे तो कुछ नहीं करना है, बस इस माइनस को हटा देना है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू क्या होता है? सारे बच्चे जानते होंगे इसका, 0 होता है। यानी कि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, कोई आवेश नहीं होता है। और अगर इलेक्ट्रॉन पे बात करें तो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये सी जो है वो कूलम का सूचक है जी। ठीक है, सारे बच्चे इसको समझेंगे। और अगर प्रोटॉन की बात कहें तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, ये ऋणात्मक है और ये क्या है? धनात्मक। यही दोनों में सिर्फ डिफरेंट है। ठीक है, चलिए, और ये क्या है? ऋणात्मक। तो हमेशा याद रखेंगे सारे बच्चे, इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है वो किस प्रकार का होता है? ऋणात्मक होता है। ठीक है, चलिए समझ गए होंगे सारे बच्चे, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है कि चालकता की इकाई क्या होती है? तो राइट आंसर हम क्या टिक करेंगे? ओम इनवर्स Cm इनवर्स। ठीक है, चालकता की इकाई जो है वो ओम इनवर्स और Cm इनवर्स होती है। ठीक है, काफी अच्छा प्रश्न था और काफी यूनिक टॉपिक था ये। आगे बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर। 9वां देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है जी, कह रहा है कि फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित है, किससे संबंधित है? ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार के। फैराडे का विद्युत विच्छेदन का जो द्वितीय नियम है वो किससे संबंधित है? तो विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार के। ये देखिए 2010 और 2017 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग सारे बच्चे इसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे ऑप्शन को हम लोग नहीं रख रहे हैं ताकि आप लोग का समय एग्जाम में बच सके। अगला क्वेश्चन हमारा 10वां नंबर है, और याद करने में कंफ्यूजन नहीं होगा अगर ऑप्शन नहीं रखेंगे तो। कह रहा है एक फैराडे बराबर कितना होता है? ठीक है, कितना कूलाम्ब होता है? बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन है जी, इसको भी कर लीजिएगा, कई बार एग्जाम में ये पूछा है। एक फैराडे बराबर क्या होता है? कितना कूलाम्ब होता है लगभग में? तो क्या टिक करेंगे? लगभग में 96,500 कूलाम्ब होता है। ठीक है, याद रखेंगे सारे बच्चे, एक फैराडे बराबर 96,500 कूलाम्ब होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। चलिए ये देखिए 11वां प्रश्न आप लोग के सामने, ये रहा 11वां प्रश्न की पढ़ते हैं। चलिए कह रहा देखिए फैराडे का प्रथम नियम क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और काफी इजी भी है। फैराडे का प्रथम नियम, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? M बराबर ECT। M बराबर ECT जो है वो फैराडे का प्रथम नियम है। आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर। 12वां जो कह रहा है, ये देखिए विद्युत अपघटन के नियम किसने दिया था? किस वैज्ञानिक ने दिया था? कई बार ये एग्जाम में पूछता है जी, विद्युत अपघटनी का नियम या विद्युत अपघटन का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? फैराडे ने। ठीक है, विद्युत अपघटन के नियम को फैराडे ने दिया था। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए 13वां नंबर, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये जनरल कंपटीशन में भी पूछा गया प्रश्न है कि लेड स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने पर क्या होता है? लेड स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने पर डैश, यानी कि क्या होता है? आपके सामने ऑप्शन भी रहेगा तो वहां पे टिक करिएगा आप लोग। H2SO4 पुनः उत्पन्न होता है, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल जो है
वो पुनः उत्पन्न हो जाता है। हम लोग जानते हैं कि स्टोरेज बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग होता है, तो H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का। तो वहाँ पे हम लोग टिक करेंगे स्टोरेज बैटरी यानी लेड स्टोरेज बैटरी को चार्ज जब हम लोग करेंगे तो H2SO4 वो क्या होगा, पुनः उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए 14वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 14वां नंबर प्रश्न कह रहा है किस ताप पर Ag की चालकता सबसे अधिक होती है या अधिक है। Ag मतलब चांदी। ठीक है, किस ताप पर चांदी की चालकता सबसे अधिक है। तो राइट आंसर क्या होगा, 20 डिग्री सेल्सियस पर। 20 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, Ag की चालकता जो है सबसे अधिक होती है। ठीक है, याद रखेंगे सारे बच्चे इन सारे टॉपिक्स को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 15वें नंबर की ओर। 15वां नंबर देखिए कह रहा है किस ताप पर NH4OH घोल की चालकता सबसे कम होगी। ठीक है, किस ताप पर NH4OH घोल की चालकता सबसे कम होगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15 डिग्री सेल्सियस पर। Ag की चालकता क्या था, 20 डिग्री सेल्सियस, और NH4OH की चालकता 15 डिग्री सेल्सियस पर सबसे कम होगी। ये था अधिक जी, ये है कम। ठीक है, कंफ्यूजन दूर रखिएगा सारे बच्चे। चलिए आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं 16वें नंबर की ओर। 16वां नंबर हमारा कह रहा है पीटी इलेक्ट्रोड पर H+ आयन पहले अविकृत होता है। किससे अविकृत होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा Zn2+ से अविकृत होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या देखिए, पीटी इलेक्ट्रोड पर H+ आयन पहले अविकृत होता है। कैसे विकृत होता है, किससे, तो Zn2+ से। यह था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 17वें नंबर की ओर। 17वां नंबर हमारा कह रहा है प्रश्न कि 1 मोल H2O को O2 में ऑक्सीकृत करने के लिए आवश्यक कूलम्ब होगा। क्या है क्वेश्चन, 1 मोल H2O को O2 में ऑक्सीकृत करने के लिए आवश्यक कूलम्ब होगा, मतलब कितने कूलम्ब की आवश्यकता होगी, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1.93 गुने 10⁵ कूलम्ब। ठीक है, क्या होगा जी, 1.93 इंटू 10⁵ कूलम्ब होगा राइट आंसर इसका। याद रखेंगे, काफी अच्छा क्वेश्चन है जी, इसको टिक कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए आगे हम लोग 18वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 18वां देखिए हमारा कह रहा है कि पोटासियम कहीं कहीं पोटेशियम भी देखने को मिलेगा। तो पोटासियम ब्रोमाइड विलयन से कौन जो है वो Br2 मुक्त करेगी या करेगा। ठीक है, पोटेशियम ब्रोमाइड विलयन से कौन Br2 मुक्त करेगी। तो राइट आंसर हो जाएगा Cl2। ठीक है, क्या होगा आंसर, Cl2 जो है वो पोटेशियम ब्रोमाइड विलयन से Br2 को मुक्त करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए कह रहा है सूखा सेल में कौन सा कॉम्प्लेक्सन बनता है। ठीक है, सूखा सेल में कौन सा कॉम्प्लेक्सन बनता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ZnNH3 का होल ट्वाइस पर प्लस। ठीक है, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है जी। सूखा सेल में कौन सा कॉम्प्लेक्स बनता है, तो ZnNH3 का होल ट्वाइस पे प्लस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 20वें नंबर की ओर। तो इस टॉपिक में हम लोग अच्छे अच्छे प्रश्नों को अभी और भी कवर करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। 20वां नंबर क्वेश्चन देखिए, ये देखिए MP बोर्ड के एग्जाम में 2013 में ये पूछा गया था कि धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत की जाती है, यानी जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है, वह क्या है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, Al यानी कि एल्यूमिनियम। यानी कि एल्यूमिनियम धातु एक ऐसा धातु है जो सरलता से ऑक्सीकृत की जाती है। ठीक है, जो काफी सरलता से क्या होती है, ऑक्सीकृत की जाती है। MP बोर्ड 2013 में ये पूछा गया प्रश्न है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 21वें नंबर की ओर। देखिए 21वां नंबर क्या है, आपको इसमें ऑप्शन भी दिया रहेगा एग्जाम में कि वैद्युत अपघट्य है। क्या है वैद्युत अपघट्य, 4 ऑप्शन रहेगा, तो आपको राइट आंसर टिक करना है। जंग को त्वरित करने वाला एक कारक है। ठीक है, तो इस तरह से भी याद रखेंगे कि जंग को त्वरित करने वाला एक कारक क्या है जी, तो वैद्युत अपघट्य है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े 22वें नंबर की ओर बढ़ते हैं। 22वां नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है
कि द्रवित सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है। क्या मुक्त होता है? द्रवित सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर क्या मुक्त होता है जी? तो राइट आंसर क्या होगा? सोडियम मुक्त होता है। ठीक है, याद रखेंगे सारे बच्चे कि जब द्रवित सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर हमेशा क्या मुक्त होगा? तो सोडियम मुक्त होगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट हमारा देखिए, काफी अच्छे अच्छे प्रश्न भी आएंगे इसके आगे। कह रहा देखिए, कह रहा है किस धातु का अवकरण विभव जल से अधिक होता है। ठीक है, देखिए चलिए क्या है क्वेश्चन हमारे सामने कि किस धातु का आयन जो है वो अवकरण विभव जल से अधिक होगा। तो राइट आंसर क्या ठीक करना है? Cu2 प्लस और Ag प्लस का। ठीक है, Cu2 प्लस और Ag प्लस का जो है धातु का जो है आयन का अवकरण विभव जल से क्या होता है? अधिक होता है। अगला क्वेश्चन हमारा काफी अच्छा देखिए, कह रहा है मरकरी सेल में किसका लेप भरा होता है। याद रखेंगे सारे बच्चे, मरकरी सेल में किसका सेल भरा रहता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? KOH प्लस ZNO का लेप। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और ZNO का लेप इसमें क्या होता है? भरा होता है। आगे बढ़ते हैं 25वें नंबर की ओर। 25वां नंबर हमारा कह रहा है देखिए, इसी के जस्ट अपोजिट कि शुष्क सेल में किसका लेप रहता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा मरकरी सेल में किसका लेप होता है? तो KOH और ZNO का। बहुत बार ये पूछा गया जी। अगला क्वेश्चन हमारा इसी तरह से कि शुष्क सेल में किसका लेप भरा होता है? तो NH4Cl प्लस ZnCl2 का। याद रखेंगे, दोनों एक ही टाइप का क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। ठीक है, और आज का हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए आ गया 26वां नंबर। इसको आप लोग VBI कर लीजिएगा। कह रहा देखिए कोलराउश का नियम क्या है। ठीक है, तो याद रखेंगे सारे बच्चे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लेमडा m से लेकर इन्फिनिटिव तक बराबर लेमडा प्लस और लेमडा माइनस का योग। ठीक है, यानी लेमडा प्लस और प्लस लेमडा माइनस, ये हो जाएगा कोलराउश का नियम। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग जब बुक सॉल्यूशन में पढ़ेंगे तो उसके बारे में डिटेल से इसकी जानकारी लेंगे, क्या होता है कोलराउश का नियम। ठीक है, अभी याद रखेंगे एक फॉर्मूले के तरह से, जब ये फॉर्मूला आपको दिखे तो इसको हम क्या बोलेंगे? कोलराउश का नियम। आगे बढ़ते हैं 27वें नंबर की ओर। 27वां नंबर हमारा प्रश्न है कि विद्युत अपघटन में निक्षेपित आयनों की मात्रा निर्भर नहीं करता है। देखिए क्वेश्चन को समझिएगा, यहाँ पे नहीं है जी। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इसको है समझकर आंसर टिक कर देते, तो बिल्कुल ही गलत हो जाएंगे आप वहाँ पे। विद्युत अपघटन में निक्षेपित आयनों की मात्रा जो है वो किस पर निर्भर नहीं करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रतिरोध पर। ठीक है, क्या होगा राइट आंसर? प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करती है। आगे बढ़ते 28वें नंबर की ओर। 28वां नंबर हमारा कह रहा है कि फैराडे की इकाई है। फैराडे की इकाई क्या होती है? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? C मोल इनवर्स। ठीक है, क्या होगा राइट आंसर? फैराडे की इकाई क्या होती है? C मोल इनवर्स, यानी कि कूलाम्ब मोल इनवर्स होती है। ठीक है, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 29वां क्वेश्चन हमारा काफी अच्छा और बेहतरीन प्रश्नों में से एक है कि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक क्या होता है। तो राइट आंसर हम क्या टिक करेंगे? ग्रेफाइट। ठीक है, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक क्या होता है जी? तो ग्रेफाइट होता है। सारे बच्चे याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं 30वें नंबर की ओर। तो 30वां नंबर हमारा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन कराने पर धनोद एवं ऋणोद प्राप्त प्रतिफल क्या होगा। ठीक है, तो धनोद हमारा हो जाएगा F2 और ऋणोद हमारा हो जाएगा H2। ये देखिए 2018 के बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन कराने पर धनोद एवं ऋणोद के रूप में प्राप्त प्रतिफल कौन होगा। तो धनोद के रूप में होगा F2 और ऋणोद के रूप में H2 प्राप्त होगा। ठीक है, क्लियर होगा सारे बच्चे का। आगे बढ़ते 31वें नंबर की ओर। चलिए इसको देख लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि बेरियम सल्फेट के संतृप्त घोल का समतुल्य सुचालकता 400
ओ एच एम इनवर्स यानी ओम इनवर्स सी एम स्क्वायर इक्यू वी टी इनवर्स है, तो विशिष्ट सुचालकता जो है वो 8 × 10⁻⁻5 ओम इनवर्स सी एम इनवर्स है। तो BaSO4 का KsP क्या होगा? तो इसमें राइट आंसर आपको टिक करना है, याद रखेंगे काफ़ी यूनिक प्रश्न है। 4 × 10⁻⁻8 m², ठीक है, सारे बच्चे याद रखेंगे जी, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। आगे बढ़े, चलिए 32वें नंबर को हम लोग देख लेते हैं। तो आज के इस टॉपिक में लगभग 40 प्रश्नों को हम कवर करेंगे। तो ये 40 प्रश्न आप लोग अच्छे से सारे बच्चे याद कर लीजिए, तो आप लोग का जब टेस्ट सीरीज चलेगा तो उसमें एक भी परेशानी नहीं होगी, और जब आपका टेस्ट सीरीज चलेगा तो आप लोग उसके आंसर को डायरेक्ट टिक कर पाएंगे, आपको ज़्यादा याद करने में कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि ऑप्शन वाइज क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है बच्चे को, ठीक है, क्योंकि सारे ऑप्शन आपको एक ही तरह के दिखेंगे। यहाँ पे क्या है, आप अगर याद करके जाओगे तो आपको अगर ये ऑप्शन में दिखेगा ये जैसा ही आंसर ये सब, तो आप उस वहाँ पे डायरेक्ट टिक कर दोगे, ठीक है। तो थोड़ा सा भी ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा भी पढ़ लीजिएगा, तो आपका कन्फ्यूजन सारा दूर रहेगा। आगे बात करते हैं 32वें नंबर की ओर। देखिए 32वां नंबर कह रहा है लेड स्टोरेज बैटरी में डिस्चार्जिंग के कारण क्या बनता है। तो अभी हम लोगों ने वहाँ पे पढ़ा था कि जब उसको चार्ज करते हैं लेड स्टोरेज बैटरी को, तो क्या बन रहा था, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल फिर से उत्पन्न हो रहा था। और यहाँ का रहा है क्वेश्चन कि लेड स्टोरेज बैटरी में डिस्चार्जिंग के कारण क्या बनता है, तो राइट आंसर हो जाएगा PbSO4 बनता है, ठीक है। क्या होगा आंसर, PbSO4 बनता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, चलिए। ये देखिए 33वां प्रश्न हमारा आपके सामने ये रहा कि सेल में रिडॉक्स अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से भी इसको जानते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया के होने के लिए सेल का V बल, ठीक है, क्या होना चाहिए, यानी कि ये हो गया विद्युत वाहक बल क्या होना चाहिए, ठीक है। सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया होने के लिए सेल का विद्युत वाहक बल क्या होना चाहिए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, धनात्मक होना चाहिए, ठीक है। याद रखेंगे सारे बच्चे जी, जब धनात्मक हो जाएगा विद्युत वाहक बल तो सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया हम करवा सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 34वां है कि गैल्वेनीकरण क्या होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा आयरन पर जिंक का स्तर यानी कि परत चढ़ाना, यानी लोहे पर जिंक का परत, आयरन और लोहा एक ही होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं, ठीक है। चलिए ये सब काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बस आप लोग को समझने का चीज़ है ये। देखिए अगला हमारा 35वां नंबर का रहा है लवन सेतु में KCl प्रयुक्त होता है क्योंकि, यानी क्यों प्रयुक्त होता है, ये राइट आंसर हमारा जगह लवन सेतु में KCl क्यों प्रयुक्त होता है, K+ और Cl- आयनों के चालकत्व लगभग बराबर हैं, इसको हम लोग ज्ञात करने के लिए, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए उसमें जो होता है लवन सेतु में जो होता है वो K+ और Cl- आयनों के चालकत्व जो होते हैं वो लगभग बराबर होते हैं, इसीलिए उसमें हम लोग KCl का प्रयुक्त करते हैं यानी प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं 36वें नंबर की ओर। 36वां नंबर हमारा कह रहा है एसिटिक एसिड, ठीक है, यानी कि एसिटिक अम्ल के किस सांद्रण के लिए घोल की चालकता अधिक होगी, तो राइट आंसर हमारा होगा 0.001 m के लिए, ठीक है, याद रखेंगे सारे बच्चे। आगे बढ़ते हैं 37वें नंबर की ओर। 37वां नंबर हमारा क्वेश्चन जो कह रहा है तनु H2SO4, ठीक है, यानी तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के विद्युत अपघटन द्वारा NTP पर 5600 सेंटीमीटर घन ऑक्सीजन गैस बनाने में कितनी विद्युत प्रयुक्त होगी, तो राइट आंसर क्या पढ़ेंगे हम लोग, 1 फैराडे, ठीक है, यानी तनु H2SO4 के विद्युत अपघटन द्वारा NTP पर 5600 सेंटीमीटर घन ऑक्सीजन गैस बनाने में कितनी विद्युत प्रयुक्त होगी, तो 1 फैराडे, याद रखेंगे। आगे बढ़ते 38वें नंबर की ओर। 38वां नंबर देखिए हमारा कह रहा है जी कि किस धातु का आयन का अवकरण विभव जल से कम होता है। पीछे भी हम लोग इस टाइप का एक प्रश्न पढ़े थे, तो राइट आंसर पढ़ेंगे Na+ Ca2+ तथा Al3+, इन तीनों का जो धातु का जो है आयन का अवकरण जो है वो विभव जल से क्या होता है, कम होता है।
आगे बढ़ते हैं 39वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 39वां नंबर क्वेश्चन देखिए काफी इजी है, कह रहा है किस हाइलाइड आयन का अवकरण विभव जल से कम होता है। क्या है प्रश्न, किस हाइलाइड आयन का अवकरण जो है वो विभव जल से कम होता है, तो याद रखेंगे F- का। ठीक है, चलिए और आज के लास्ट टॉपिक की ओर भी बात कर लेते हैं। लास्ट प्रश्न हमारा कह रहा है देखिए कि जलीय घोल में कौन हाइलाइड आयन एनोड पर ऑक्सीकृत नहीं होता। याद रखेंगे जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे कह रहा है नहीं होता है, क्वेश्चन को समझिएगा कि जलीय घोल में कौन जो है वो हाइलाइड आयन एनोड पर ऑक्सीकृत नहीं होता है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा F-। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर 3 का टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिना ऑप्शन का। तो आपको ऑप्शन वाइज भी हम लोग चैप्टर में पढ़ाएंगे अभी इसके अगले वीडियो में, तो आप लोग बस याद करके रखिएगा इस सारे टॉपिक्स को। जब हम लोग वहाँ पे ऑप्शन वाला टेस्ट सीरीज लॉन्च होगा यहाँ पे अगले वीडियो में, तो वहाँ पे बच्चों को सवालों को जवाब देने में काफ़ी आसानी होगी। ठीक है, सारे बच्चे वहाँ पे जवाब जरूर देंगे हमें। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। आप सारे बच्चे को ये जरूर पसंद आया होगा, तो आप सारे बच्चे हमें कमेंट में लिख कर बताएंगे। और जिन बच्चों ने हमारे चैनल ये देखिए ड्रीम क्लासेस को अभी तक डाउनलोड नहीं करा है, ठीक है, ऐप को डाउनलोड नहीं करा है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, वो जरूर जाकर कर दीजिए। क्लास 12th की पढ़ाई के लिए और 10th और 11th की पढ़ाई के लिए भी आप हमारे ड्रीम क्लासेस के लर्निंग ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहाँ से क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरह बने रहिए, ड्रीम क्लासेस को सपोर्ट करते रहिए।